नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए बकुल कथा का 28वां अध्याय। बकुल कथा के आगे के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 28वां अध्याय बकुल कथा। लेखिका आशापूर्णा देवी। माधुरी बहू ने कहा, तुम भी क्या कहती हो बहन? तुम जानकर मुझे भूल गई हो और यह मैं सोचूं? मैं जानती हूँ कि तुम कितनी व्यस्त हो। उसके बाद हंसकर बोली, हम स्त्रियों की तुम गौरव हो। कितना नाम गाम है तुम्हारा, कितने भक्त हैं तुम्हारे, और उन्हीं भक्तों में से मैं भी एक हूँ। इसके बाद उसके एक निराभरण हाथ को अपनी मुट्ठी में दबाए बकुल चुप बैठी थी। उसे हल्के से दबाकर बोली, बहुतों में एक, अपने बारे में यह बात ना कहो। माधुरी चुप रही। बकुल ने कमरे की ओर ताक कर देखा। गजब, उसने अपने छुटपन से इस कमरे की जो साज सज्जा देखी थी अभी भी हूबहू वैसी ही है। एक और की दीवार में दो तरफ पाए जैसे पालिश किए लकड़ी के दो स्टैंड पर एक आईना। कमरे में घुसते ही सामने की दीवार के ऊपर हिरन के सींग के ब्रैकेट में पीतल की एक मूर्ति लक्ष्मी जी की। पूरी दीवार में तस्वीरों की माला। आईने के स्टैंड जैसे ही मोटे मोटे बाजूदार पलंग, उनके उधर भरी हुई एक अलगनी, उसके पास पतली टांगों की एक छोटी सी टेबल पर दो चार किताबें। इधर की दीवार से लगी लंबी बेंच पर कतार में ट्रंक, बक्स, छोटी छोटी पेटियां, हर कुछ में केवल समय की धूल धूसर विवर्ण छाप। आईने के कांच पर काले काले दाग, गोल गोल तस्वीरें, धुंधली मलिन ट्रंक बक्स के ढक्कन जीर्ण और दीवाले बालझुरी सीलन वाली गूंगी गूंगी। आंखों को दिखने जैसा परिवर्तन सिर्फ अलगनी में। उस समय अलगनी में चौड़ी कोर की चुनी हुई साड़ियाँ और समीजें रहती थी। अब उन पर मार्किन की सफ़ेद साड़ियाँ और सादे साया ब्लाउज थे। यह कमरा निर्मल की माँ का था। घर भर में इसी कमरे पर बकुल का खुला अधिकार था। बकुल बैठी बैठी देखती और कहा करती, बाप रे, पतली पतली दो काठियों से इतने छोटे छोटे घर बनाकर इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनाना, देखती ही मेरा माथा झिमझिम करने लगता है। सीखूं क्या? निर्मल की माँ हंसती, कहती, देखना, सीखने से नशा सवार हो जाएगा, तो वैसा ही सीखने से बाज आई मैं। निर्मल की माँ कहती, बिना सीखे ब्याह नहीं होगा। मीठी हंसी, मीठी बोली, मीठी महिला। जेठानी के डर से सदा संत्रस्त रहती। सुविधा होती तो मानो इसी कमरे में दुबकी रहती। दुनिया से अपने को छिपाए रखने के लिए ही क्या माधुरी बहू के 3 तल्ले पर के इस कमरे को अपने लिए चुन लिया है? किंतु आज की दुनिया किसी को अपने आप में निमग्न रहने देती है क्या? अपना कोई छिपा छिपाया बसेरा रहता है तो उस पर चोट कर करके बिना गिराए छोड़ती है। बकुल मानो अवाक होकर घर का पुराना चेहरा देख रही थी। बकुल के घर के कमरा, दालान, खिड़की, दरवाजे के अलावा और कहीं कुछ है जिसमें बकुल की माँ के हाथों की छाप हो? धीरे से बोली, कमरे का कहीं भी कुछ बदला नहीं, किसी भी चीज को हटाया नहीं, सब तो ज्यों की त्यों है। ताज्जुब। धुरी ने जरा उदास हंसी हंसकर कहा, सामानों को हटाकर कौन सा नयापन लाऊं भाई, अब जीवन ही अचल बैठा है। बकुल सिर झुकाए बैठी थी। अब वह सीधी होकर बैठी। कहा, अचल अचल रह कहाँ सकती हो? आज का युग तो जीवन की मूल जड़ को ही पकड़कर झिंझोड़ रहा है। सो तो रहा है। माधुरी बोली, मतलब सुना तुमने? छोटे भैया से मालूम हुआ। बकुल ने कहा। सुनकर विश्वास करने में देर लगी, और लड़के की उम्र की सोचकर तो सब गिचपिची हुआ जा रहा था। तुम्हारा क्या मेरा ही होश हवा है? लगता है सच ही उसकी उम्र 13 की है। अभी कैसा है? डॉक्टर ने तो बताया ठीक होने में समय लगेगा, और वह सदा के लिए निकम्मा हो गया। दायां हाथ तो उड़ ही गया, गला रूंध गया। माधुरी शायद इसीलिए चुप हो गई। कोई बात ढूंढे नहीं पाकर बकुल बोली, देखने जाती हो? माधुरी ने निगाहें खिड़की के बाहर कर रखी थी। बोली, देखने को एक ही दिन जाने दिया, पुलिस की निगरानी में है। उसके माँ बाप भी वैसे ही एक ही दिन के लिए आए चले गए। बोले जब मिलने ही नहीं देगा तो और कैसे? तो जरा हंसकर माधुरी बोली, और कहाँ, वह चंगा होकर आजीवन कैद काटे, यही तो हमारी प्रार्थना है। बकुल माधुरी का मुंह ताकने लगी। अभी यदि कोई माधुरी को दिखाते हुए कहे कि कभी यह सोने सी गोरी सुंदरी थी, उसकी हंसी देखकर लगता था माधुरी नाम सार्थक है, तो लोग हंस उठेंगे। उतना गोरा रंग इतना काला हो सकता है? आंखों देखे बिना विश्वास करना कठिन है। जल गए रंग वाले उस मुंह की ओर बकुल ताकती रही।
उसके सामने के बालों में काले से सफ़ेद बालों की संख्या ज़्यादा है। उसके शीर्ष गाल पर पेशी की रेखा। गर्चे बकुल तो प्रायः ठीक ही ठाक है। बकुल की अपनी सजली दी ही कह गई, क्यों ना रहेगी बाबा, ससुराल की गंजना जो सहनी नहीं पड़ी, गृहस्थी के झमेले झंझट नहीं झेलने पड़े, हम लोगों की तरह हर 2 साल पर प्रसूति घर में नहीं घुसना पड़ा। कुंवारी लड़की थी वैसी ही रह गई। लेकिन माधुरी बहू के तो वह सब कुछ नहीं रहा। वह पति के साथ साथ घूमती रही। गृहस्थी के झमेले क्या होते हैं जाना ही नहीं। जाने किस अतीत काल में माधुरी बहू 2 बार प्रसूति घर में गई थी बस। निर्मल जब जब छुट्टी में आता तब तब माधुरी बहू कैसी लगती थी। बकुल के मन में वह लाने की कोशिश की, लेकिन उस समय क्या उसकी ओर नज़र रहती थी बकुल की। फिर भी सोचकर मन में आया, उसका कनक चंपा रंग ही याद आया, जो अब रंग जल गया था। बल्कि माधुरी अब बकुल से ज़्यादा मैली लग रही है। बकुल ने मन ही मन कहा, तुमको सिर नवाती हूँ मैं, प्रेम में तुम्हारा सर्वस्व समर्पित था। शून्य सी हंसी की छाप लगे उस मलिन मुंह की ओर ताकते हुए बकुल ने कहा, माँ ने भी यही कहा, माँ ने ही ज़्यादा कहा। उसके साथ अवश्य ही मुझे भी बहुत कुछ कहा। शीर्ण मुँह से एक बार और वैसा ही हंसकर माधुरी ने कहा, कह ही सकती है, विश्वास करके मेरे पास लड़के को जो छोड़ रखा था। जरा देर चुप रहकर बोली, भगवान के सहस्र नामों में दर्पहारी नाम ही प्रधान है, समझी बकुल। मन ही मन दर्प तो था, दर्प करके ही तो सोचा था, घूसखोर बाप और लोभी माँ के पास रहकर लड़का बिगड़ जाएगा, इनके दायरे से बाहर इसे अपने पास लेकर जाकर रखूं। यह धारणा नहीं थी कि संसार में और भी कितने दायरे हैं। ये अंतिम बातें चौंक उठी बकुल के कानों में जा पहुंची थी। घूसखोर बाप, इस शब्द ने ही बकुल की अनुभूति को बोधा कर दिया। घूसखोर, निर्मल का बेटा घूसखोर? बकुल ने जरा देर बाद पूछा, तुम्हारा छोटा लड़का? छोटा? वह तो कब का सबके दायरे से अपने को मुक्त करके स्वाधीनता का स्वाद ले रहा है। मयूरभंज में नौकरी करता है, वहीं ब्याह कर लिया, आता ही नहीं। माधुरी बहू के लड़के ऐसे उल्टे पुल्टे क्यों हैं? बकुल मन से ही पूछ रही थी। फिर भी उत्तर माधुरी ने दिया। कहा, हमारी अक्षमता, लड़कों को ठीक से समझ नहीं सकते। पढ़ना लिखना या पढ़ा लिखा कर आदमी बनाने का एकमात्र उपाय है, यही सोचा था। ऐसा सोचना ठीक नहीं हुआ। जब यह समझा तब कोई उपाय ही नहीं रहा। तुम्हारे निर्मलदा बहुत अधिक भले थे। और माधुरी फिर जरा व्यंग मिली, शुद्ध हंसी हंसी। मैं बिल्कुल हिंदू नारी, पति के अलावा और कोई चिंता नहीं, लिहाजा आंख कान बंद करके सिर्फ चुप हो गई वो। बकुल किंतु जीवन में विध्वस्त हुए मुख में भी एक गजब की उज्ज्वल रोशनी का आभास देख पाई। उसे लगा विध्वस्त है पर व्यर्थ नहीं। माधुरी ने उसके बाद कहा, लेकिन यह सब तो साधारण घटना है, जाने हुए जगत की बात। इस तरह 13 साल के छोरे ने ही मुझे दंग कर दिया। बहरहाल बड़े बड़े बोल बोलता था। घर में ताई जी के जो भतीजे बर हैं, उन्हीं में से किसी के साथ खूब मिलना जुलना था, और दोनों खूब बातें करते थे, मेरे कानों तक आती थी। और बच्चों के मुंह से ऐसी पक्की पक्की बात सुनकर हंसी भी आती थी। इतनी समाज की बातें कि कुछ कहा नहीं जा सकता। देश में क्रांति आ रही है। कभी कभी स्कूल से देर से लौट कर आता, मैं कुछ बोलती तो कुछ और जवाब देता। कहते कहते माधुरी रुकी। माधुरी की बातें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बकुल ने आहिस्ता से कहा, तुम तो बहुत सोचती हो। माधुरी संभवतः एक आवेग से ही बोलती चली जा रही थी, अब अचानक लजा गई। लज्जा की ही हंसी हंसकर बोली, अब तक जो इतना कुछ सोचा नहीं बकुल। जिस दिन बुबुन के बम बनाने की खबर मिली सदा के लिए उसके निकम्मे हो जाने की, उस दिन से सोचने लगी हूँ। और सोचते सोचते ही मेरी आंखें खुल रही हैं, समझ रही हूँ। उनमें प्यार न करने का भार, श्रद्धा नहीं कर पाने का भार, आंखें खुल जाने से मन की ज्वाला का भार। नहीं तो उतने छोटे एक लड़के से उतनी घृणा, उतनी अवज्ञा कहाँ से आती। जिस दिन उसे देखने गई, उसने कहा, क्या कहा जानती हो? क्या देखने आई हो? जैसा कर्म वैसा फल। सोचो, फिर भी जान रखो कि जो हाथ साबुत है उसी से फिर वही काम करूँगा। तब से सोचती ही चली जा रही हूँ और सोचती हूँ, हमारी बुद्धिहीनता, हमारी अंधता और हमारे आपात जीवन के प्रति लोभ हमें टूटने की ओर ले जा रहा है। माधुरी बोल रही थी और बकुल को बार बार इच्छा हो रही थी कि पूछ देखे कि निर्मलदा को क्या हुआ था उन्हें, मगर उस नाम का उच्चारण
हरगिज नहीं कर सकी। मानो उस उच्चारण के साथ ही एक पवित्र वस्तु की सूचिता जाती रहेगी, जैसे एक गहरा गंभीर संगीत हल्का हो जाएगा। माधुरी बोली, अभी तक तो टोकरी भर अपनी ही बात की, जरा अपनी बताओ। मेरी बात क्या है? मेरा कोई बेटा बहू पोता पोती तो है नहीं। तुम्हारे तो हजारों हजार बाल बच्चे हैं, उन्हीं के सुख दुख जोड़ तोड़ की दुनिया। खूब, इतना गजब का अच्छा लिखती कैसे हो तुम? माधुरी हंसी, मैं तो सोच ही नहीं पाती, मन की बात ही ठीक से समझा पाती हूँ। तुम्हारे लिखने की यह खूबी है कि वह प्रत्येक आदमी के जीवन और चिंतन से मिल जाता है। पढ़ने से लगता है मेरी ही बात सोचकर लिख रही हो। इतना प्लॉट मिलता कहाँ से है? इस बात का जवाब ही क्या। बकुल चुप रही। उसे कैसे समझाए कि लिखने में प्लॉट ही सबसे गौण है। उसमें हैरान होने जैसा कुछ नहीं, लेकिन कोई जब कहता है अच्छा लगता है तो उसे अच्छा लगता है कि लिखना सार्थक हो गया। सब समय सुनती है, फिर भी नए सिरे से एक सार्थकता का सुख मिलता है। धीरे से बोली, पढ़ती हूँ? हाय राम, पढ़ती नहीं? अरे उसी से तो जिंदा हूँ, इसलिए कभी कभी जी में आता है यह चीज़ नहीं रही होती तो दिन कैसे गुजारती। एक मामूली सी बात से ही एक सूने हृदय को दुस्साहता समझ आई। बकुल ने अपने आप को धिक्कार दिया। बकुल के इतने पास रहकर ऐसी एक दुस्सह शून्यता लिए पड़ी है माधुरी, और बकुल ने कभी इसकी खोज ही नहीं की। फिर भी वर्तमान समस्या उस शून्यता से कहीं वास्तव है। बुबुन के लिए क्या सोच रही है? बकुल यही पूछने जा रही थी कि घर से उसके दाई ने आकर कहा, बुआ जी कोई महिला आपको खोज रही है। बकुल ने खींच से कहा, अजीब है, जरा आएगी इसी बीच। क्या नाम है, कहाँ से आई है? दाई सुवासिनी ने कहा, क्या जाने बाबा, क्या तो बताया था नाम। बाहर से अंदर जाते ही पहला कमरा बैठक का है। उससे आकर कमरे में पांव रखते ही बकुल कुछ क्षणों के लिए अभिभूत सी ताकती रह गई। उसकी अभिभूत अवस्था में ही जलपाईगुड़ी की नमिता ने नमित होकर प्रणाम किया। खड़ी होकर जरा मुस्कुराकर बोली, फिर आपके पास आ गई। झुककर प्रणाम करते समय नमिता बड़ी उलझी सी लगी, क्योंकि पहनावे की साटन की साड़ी को एड़ी चोटी पिन लगाकर नमिता ने ऐसे पहना था कि कहीं भांज नहीं रखी थी। झुककर उठ खड़े होते ही नमिता के कर्णाभरण का झाड़ कुछ इस ढंग से हिल उठा कि पूरे कमरे की दीवारों में इसकी चमक खेल गई। झाड़ फानुस की तरह गहने के हिलते हुए पत्थर नकली हैं, इसी से इतनी झकमक है। काफी दूर तक गला कटे ब्लाउज के ऊपर से विस्तृत इलाके में नमिता ने जो कंठाभरण पहना रखा था उसकी चमक से भी आंखें चुंधिया रही थी। नमिता के माथे में ऊपर दक्षिण भारत के मंदिर के गौपुरम जैसा एक जूड़ा, तीखे रंगाए चेहरे पर भावलेशीन भाव, और नमिता के लंबे नोकदार नाखूनों में एक अजब चकमक रंग का एनामेल किया हुआ था। बकुल के मन में अचानक एक वाहियात प्रश्न आया। नमिता ने जलपाईगुड़ी छोड़ते ही क्या नाखून बढ़ाना शुरू किया था? नहीं तो नाखून इतने बड़े कैसे हुए? बकुल को इसका पता नहीं था कि बाजार में तरह तरह के नकली नाखून भी मिलते हैं। बकुल सदा ही एक अलक्षित जगत की रहस्य यवनिका के उन्मोचन की चेष्टा में विभ्रांत घूम रही है। दृश्य जगत की हाट में कितने रहस्यों की खरीद फरोख्त होती है उसको पता भी नहीं। नमिता बोली, बहुत दिनों से सोच रही हूँ, हो नहीं रहा था। बहुत कुछ साहस की भी कमी थी। नमिता को कि जी जड़ता है, यह शायद केवल पोशाक में ही जा रही है, बोलने चलने भी नाम को भी नहीं। नमिता की जो भी जड़ता है वह अब शायद केवल पोशाक में ही जा रही है, बोलने चलने में नाम की भी नहीं। बकुल चमत्कृत हुए बिना नहीं रह सकी, इसलिए एक मंजे की हंसी हंसकर बोली, क्यों, साहस की कमी क्यों? कमी ही तो होनी चाहिए। हाथ के बैग को हिलाते हिलाते बोली नमिता। बकुल ने कहा, बैठो, खड़ी क्यों हूँ? उसके बाद बोली, उचित क्यों, यह तो तुम्हारी जानी पहचानी जगह है, मैं भी तो अपरिचित नहीं। नमिता बैठी, फिर काजल आंजी आंखों को जरा उठाकर बोली, सही है, आप मेरी पहचानी हुई हैं, मगर मैं क्या आपकी पहचानी हुई हूँ? मैं क्या आपकी वह जलपाईगुड़ी की नमिता जैसी लग रही हूँ? हाँ, ठीक वैसी तो नहीं लग रही। मैंने यही चाहा था अपने दीनहीन जीवन को पहुँच फेंकना, इसलिए अपने पास से ही अपने अतीत को पहुँच फेंका है। बकुल ने स्थिर आंखों से उसकी ओर जरा देखा। पेंट के प्राणहीन सफेद से रंग के नीचे से एक उत्तम उच्छ्वास ठेल कर उठाना चाह रहा था, मानो मतलब कि पहुंच फेंकने की निश्चिंतता निरी आत्मसंतुष्टि है। उस नाजुक छिलके पर जरा ठोकर लगाते ही शायद काजल का गौरव गोबर हो जाएगा। बकुल उस ठोकर लगाने की तरफ नहीं गई। उस नाजुक को ही सख्त छिलका मान लेने जैसी अदा से बकुल ने कहा, यह अच्छा है, दो जीवन का बोझ ढोना बड़ा कठिन है, एक को झाड़ फेंका जा सके तो बाकी बाहर सहज हो जाता है। आपने ठीक ही कहा। नमिता ने जैसे
उल्लसित गले से कहा, मैंने भी ठीक यही सोचा और अभी भी सोचती हूँ। बकुल मजाक से कह उठने जा ही रही थी कि महाजन लोग एक ही ढंग से सोचते हैं, पर रुक गई। इस स्त्री से यह कौतुक ही कौतुकर है। उसने सीधे साधे गले से पूछा, अभी तुम कहाँ हो? बहुत बुरी जगह में, नमिता ने दीवार की ओर ताक कर कहा, और आपसे कह नहीं सकूंगी। अब बकुल जरा सख्त हुई, बोली, रहने दो। रहने की जगह बुरी हो, पर देखने में तो तुम बुरी नहीं लग रही, अच्छी तो खासी ही हो। हाँ, अच्छे अच्छे कपड़े गहने पहने हैं ना। नमिता हठात जंगली सी होकर बोली, यही संकल्प किया है, यदि उतारना ही हो तो अंत तक ही उतर कर देखूंगी, पाताल से रसाताल भी जाना पड़े तो जाऊंगी। बकुल को लगा नाखून तो माना नमिता ने जब से जलपाईगुड़ी छोड़ा है तभी से रखे, परंतु ये बातें भी क्या छुटकारा पाने के बाद से ही सीखी, या बहुत दिनों से सीख सीख कर पूंजी जमा कर रखी थी? कुछ और कठिन तथा निर्लिप्त गले से बकुल ने कहा, अपने जीवन के लिए अपने ढंग से संकल्प करने का अधिकार सबको है, लेकिन चूंकि मेरे पास आई हो इसलिए पूछ रही हूँ नमिता, तुम क्या नीचे उतरने के लिए अपने ही दिनहीन परिचय के बसेरे से निकलकर चली आई थी? नमिता सहसा माना कांप उठी, धीरे से बोली, पता नहीं, अभी भी ठीक समझ नहीं पा रही हूँ। मैं केवल उन सबको दिखाना चाहती हूँ कि केवल खाना पहनना देने के बदले जिसे खरीद लिया समझ रखा था वह उतना मूल्यहीन नहीं है, और अपने उस पति को भी दिखाना चाहती हूँ कि वाजिब लगान माल गुजारी बिना दिए ही संपत्ति को सदा कब्जे में नहीं रखा जा सकता, वह हाथ से निकल जाती है। इस प्रलग बात का जवाब दे या नहीं, यह सोचते हुए बकुल बोल उठी, देख रही हूँ इन्हीं कह दिनों में तुमने बहुत बातें सीख ली। नमिता हिल डुल कर बैठी। नमिता ने हाथ बैग के मुंह को जरा खोला, छोटा सा रुमाल निकालकर मुंह पहुंचकर खासे दृढ़ गले से कहा, इन कई दिनों में? बिल्कुल नहीं, बहुत दिनों से यह सोचती रही हूँ, सीखती रही हूँ, फिर भी चेष्टा किए जा रही हूँ कि जिस दायरे में पैदा हुई रह रही हूँ उसी में रह सकूँ। लेकिन एकाएक एक दिन आंखें खुल गई, ख्याल आया, अच्छा रहने का मतलब क्या है, इस सत जीवन का मूल्य क्या है? किसी लक्ष्मी बहू का दाम देते हैं वे, इसे मैं कौन दाम देता है? तभी मैंने तय कर लिया अपने दाम की परख करने जाऊंगी। डर हो रहा था, पढ़ी लिखी नहीं, सहाय संबल नहीं, इस अनचिनी दुनिया में कहीं तो खो जाऊंगी। अचानक एक दिन वह डर भी जाता रहा। मेरे नैहर के आत्मियों ने फिर जब मुझे जलपाईगुड़ी भेज देने की चेष्टा की, तभी मेरे जी में आया किन्हीं के हाथों में खो जाने का डर है। बाहरी दुनिया में स्त्रियों के दो ही भय है, एक जो सभी आदमियों का है, प्राणों का भय, वह मुझ जैसी स्त्रियों के लिए अधिक नहीं, दूसरा दुर्गति में पड़ने का भय। सो अगर संकल्प ही कर लूं कोई भी दुर्गति आए उसे जूझूंगी तो फिर काय का भय रहा? उसके बाद तो आप देख ही रही हैं। हाँ, देख रही हूँ। नमिता के प्राय फट पड़े से मुंह की ओर ताककर बकुल आक्षेप की अनुभूति से कैसी तो विषण हो गई। उस विषण गले से बोली, आत्मीय समाज के हाथों के सिवा खोने का एक और भय है नमिता, वह है अपने आप से अपने को खोना। नमिता एक बार फिर कांप उठी, फिर बोली, मैं मूर्ख गंवारा औरत उतना नहीं समझती, मैं सिर्फ दिखाना चाहती हूँ कि मैं फेंक देने जैसी चीज नहीं। बकुल ने और बात नहीं बढ़ाई और सीधे साधे गले से कहा, आज अचानक ही याद की, कहीं आई थी क्या इधर? नहीं, आप ही के पास आई हूँ। जरा शुद्ध गले से नमिता ने कहा, आप मुझे आदमी नहीं गिनती हो चाहे, पर मैं आपके ऊपर श्रद्धा भक्ति रहती हूँ, इसलिए जीवन के एक नए काम में उतरने से पहले आपको। बकुल लज्जित गले से झट बोल उठी, ऐसा क्यों कह रही हो नमिता कि मैं तुम्हें आदमी में नहीं गिनती, और किस नए काम में उतर रही हो? नमिता ने फिर दीवार की ओर ताक कर कहा, कल से मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है, माने एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, नायिका की ही भूमिका दे रही हूँ। सुनकर खुशी हुई। बकुल ने कहा, एक कर्म जीवन पा गई हो, यह शुभ है। शुभ? बेशक, शायद इसी से तुम्हारे भीतर की शिल्पी सत्ता अवतरित हो। ऐसा? नमिता ने उत्सुक गले से कहा, आपको क्या लगता है मुझ में कुछ है? बकुल ने मन ही मन कहा, बहरहाल तो नहीं लग रहा तुम कला को प्यार करके कहाँ नहीं आई हो अपनी कीमत जांचने, फिर भी कहा नहीं जा सकता कि इसमें क्या है। मुँह से बोली, सब में कुछ ना कुछ रहता है नमिता, परिवेश से उसका विकास होता है। हो सकता है तुम भविष्य की एक नामी कलाकार बनो। बड़ा भाग्य, इतनी जल्दी रास्ता मिल गया, शुरू में ही नायिका की भूमिका। नमिता क्षण भर स्थिर आंखों से बकुल की ओर देखती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे देखकर आपको यह लगता है कि आसानी से पा गई? अब की बकुल कांप उठी। जलपाईगुड़ी की नमिता ऐसा सवाल कर सकती है? बकुल को मानो यह धारणा ही नहीं थी। बकुल ने भी धीरे से कहा, सो शायद नहीं लगता, फिर भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा शिल्पी जीवन बड़ा हो उठे। तीर्थ के रास्ते में कितने कंकड़ कांटे आते रहते हैं, धूल कीचड़ रहता है। नमिता के काजल का गौरव सहसा धूल
धुसरित हो गया। शायद उसे छिपाने के लिए वह झट उठकर बकुल के पैरों की धूली लेकर बोली, आपका आशीर्वाद सार्थक हो, चलती हूँ। अरे, आबो हवा को हल्का करने के लिए बकुल ने हल्के गले से कहा, अभी ही कैसे जाओगी? मुंह मीठा किए बिना ना जा पाओगी, इतने दिनों के बाद आई हूँ। ना ना, आज चलती हूँ। और एक झट से कमरे से बाहर जा खड़ी हुई, परंतु उसके बाद ही नमिता एक आश्चर्यजनक कांड कर बैठी। सारे शरीर में खिल्लोल सा जगाकर एक घूमकर बोली, जलपाईगुड़ी की नमिता ने कभी आपको अपने जीवन पर कहानी लिखने को कहा था, है ना? अब वह लिखने की जरूरत नहीं। जलपाईगुड़ी की नमिता मर गई। उसके नए जन्म का नाम आपको नहीं बताया, वह है रूपछंदा। समझ गई? रूपछंदा। भविष्य में हो सकता है उस पर लिखने की होड़ सी मच जाए। साक्षात्कार के लिए घर में भीड़ लगेगी। फिल्म रिलीज होने पर आपको कार्ड दे जाऊंगी। यह आकस्मिक आघात लगाकर नमिता जल्दी से गाड़ी पर जा बैठी। रास्ते के किनारे की वह बड़ी सी गाड़ी नमिता की है। उस घर के से आते समय बकुल ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। अभी अपने दरवाजे पर देखा वर्दी वाला ड्राइवर दरवाजा खोलकर खड़ा हो गया। नमिता बैठ गई। बकुल कुछ देर खड़ी रही। बकुल के कलेजे से एक निश्वास निकला। उसे बहुत दिन पहले पढ़ा था एक प्रबंध याद आया। वैसा ही प्रबंध, लेखक भी अखयात, भाषा भी पैनी। याद ही नहीं था कि ये युक्ति अद्भुत थी। पीछे कब छोटी भाभी आकर खड़ी हुई, बकुल को पता ही नहीं चला। उनकी बात पर चौंक उठी। यह औरत कौन थी बकुल? बकुल के पास जो लोग आते हैं या तो बहुत देर तक बात करते हैं, चाय पीते हैं, उनके बारे में छोटी भाभी के कौतूहल और विरक्ति मिले मनोभाव की बात बकुल को अज्ञात नहीं। अलक्ष्य किसी स्थान पर वह इन्हें देखती सुनती है और जरूरत के मुताबिक अवहेलना भी प्रकट करती है, लेकिन इस तरह से कभी रंगे हाथों पकड़ाई नहीं। ना ना, इसे पकड़ाई पड़ना ऐसे कहा। हठात अपने को पकड़ाने के लिए वह आई क्यों? बकुल कारण ठीक ठीक नहीं समझ सकी, इसलिए टालते हुए थी एक जलपाईगुड़ी में। वह क्या सूचना नहीं दी गई थी? बकुल को और एक बार चौंक उठना पड़ा। बांध टूट जाने से शायद ऐसा ही होता है। बांध टूटी उस मूर्त की ओर ताकर बकुल ने सिर झुका लिया और उस झुके सिर से सामंजस्य रखते हुए धीमे सिर से बोले, नहीं, ऐसी ही थी वह। जलपाईगुड़ी में भेंट हुई थी। ओह, बड़ी देर से बातें कर रही थी ना, मैंने सोचा। छोटी भाभी जरा रुककर अपनी दुर्बलता को ढकने के लिए हल्के भाव से बोलने बैठे, बड़े आदमी की बेटी है ना, बाप रे, कैसा सिंगार, मानो न्योते में आई है। क्या बोल रही थी इतना? क्या बोल रही थी? वह फिल्म में उतर रही है, वही बात बताकर मुझे प्रणाम करने आई थी। फिल्म में उतर रही है? भले घर की लड़की है। बकुल हंस उठी। कहती क्या हो छोटी भाभी? भले घर की लड़की क्यों ना होगी, बहुत अच्छे घर की लड़की है, अच्छे घर की बहू है। छोटी भाभी, हाँ, अब तो इसमें निंदा नहीं, पहले जैसी बात तो नहीं रही। उसके बाद एक लंबी सांस के साथ बोल उठी, यदि ऐसा कुछ करती। बकुल सन रह गई। बकुल को ख्याल ही नहीं आया कि इसके विरुद्ध हजारों प्रतिवाद है, सो चुप रहना पड़ा। शंपा नाम की लड़की खो गई, मानो इस घर के सबको वह खाने जैसा कर गई। सभी हारे हुए की सूरत में बैठे हैं। जब वह स्वयं तेज दिखाकर चली गई थी, उस समय इन लोगों में भी गुस्सा, तेज अभिमान था, लेकिन अब की स्थिति जुदा है। अब वह इस भयंकर दुनिया की किसी साजिश में खो गई, क्या पता यह शंपा नाम सदा के लिए धुल जाएगा या नहीं। किंतु शंपा की माँ और बाप कुछ दिन पहले ही यदि अपना अभिमान और अहंकार को छोड़ते तो शायद ठीक ठाक हो जाता। शंपा की माँ के भीतर का हाहाकार इसलिए शोक से भी तीव्र है। शोक के हाहाकार को बाहर प्रकट किया जा सकता है, पर अनुताप का हाहाकार। शंपा की माँ को जब पारुल के बेटे के पत्र से पता चला कि शंपा आकर पारुल के यहाँ जम गई है, तो ये लोग दौड़कर वहाँ चले क्यों नहीं गए? क्यों अभिमानिनी बेटी का मान भंग करके कहा नहीं? गुस्से में कुछ कह गई, तेरे लिए इतनी बड़ी बात हो गई? ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। निश्चिंत बैठकर अच्छी स्वस्थ बच्ची को खो जाने दिया। उनकी उम्र, बुद्धि, विवेक, हिताहित ज्ञान कोई काम नहीं आए। एक कच्ची उम्र की बच्ची से इन्होंने इन्हीं चीज़ों की आशा की थी। बकुल को चुप रहते देख छोटी भाभी फिर आप ही बोली, मन खराब रहने से ही दुनिया भर की अनशन चिंताएं आती हैं, और क्या। यह जो औरत थी, कुंवारी थी या अनब्याही? ब्याही है, पति साधु सन्यासी होकर चला गया, उसी गुस्से में वह घर छोड़कर। साधु साधु हो गया, उसी गुस्से। मजा देखो, इतने इतने असाधु पति के साथ औरतें घर कर रही हैं। और बकुल हंस पड़ी। वह तो फिर घर कर रही है ना, साधु स्वामी ने तो वैसे ही बैर किया है। स्त्रियां जानती हैं कि घर कर पाना सबसे बड़ी प्राप्ति है। छोटी भाभी हंस पड़ी, बोली, सभी के ऐसा सोचते हैं? यह अवश्य बकुल पर कटाक्ष था। आबो हवा थोड़ी हल्की हो गई, इसी में मानो छोटी भाभी के प्रति कृतज्ञ हुई। हंसकर बोली,
जिस स्त्री को घर भर नसीब ना हो उसे उपाय क्या? हाँ, वही एक पहेली। तुम्हारे बाप भाई ने ब्याह नहीं कराया या तुमने नहीं किया नहीं जानती। मैं तो उस समय तुम्हारे भैया की नौकरी के पहिए में बंधी दिल्ली शिमला की खींचतान में पड़ी थी। यह सब बकुल की छोटी भाभी कभी बोली नहीं थी। अजीब बदल गई। वह मितभाषी का ही गौरव लिए इस घर में विराजती थी। एकाएक बोलने के लिए व्याकुल हो उठी मानो। सो तो ठीक है, बकुल ने एक समाप्ति की रेखा खींचनी चाहिए। चलो खाना खा लो, बोलकर भी खड़ी रही शंपा की माँ। बोल उठी, अपने जले मुँह से बोलने का मुँह नहीं, फिर भी तुम हो इसलिए कह रही हूँ। उस घर की खबर मालूम है? उस घर की यानी तुम लोगों के पुराने घर की, तुम्हारे चाचा ताऊ के घर की? ओह, अब क्या हुआ, कोई मर वर गया? रुक गई। वहाँ कौन कौन है बकुल यही ठीक से नहीं जानती। ताऊ जी और चाचा लोग और उनकी पत्नियों में से कोई बच रहा है यह जानती है? नहीं, छोटी चाची शायद बहुत दिनों तक थी, आना जाना विरल हो गया इसलिए रुक गई। छोटी भाभी ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मरने वरने की नहीं। उस घर के ताऊ की पोती साइकिल से विश्व भ्रमण वालों के दलों के साथ चली गई। 6 लड़के और वही एक लड़की, बेटी को दुलरुआ बनाकर जो पाला था। सच। अब बकुल जरा अवाक हुए बिना नहीं रह सकी। दर्जी पाड़ा के अपने उन निकट आत्मीयों की ओर ठीक से ताका नहीं। केवल इतनी ही धारणा थी कि वे बहुत पीछे रह गए हैं। उनकी गली को भेदकर सूरज सहज ही झांक नहीं सकता। चचेरे बड़े भाई की स्त्री की बहुत बहुत दिन पहले देखी हुई शक्ल याद आई। गले तक घूंघट, नम्र गला, छोटे छोटे ननद देवर तक को किस अदब से बुलाना। और याद आया उनका बायां हाथ, शाखा चूड़ी के साथ कम से कम 1 दर्जन लोहा कलाई में। बोलते हुए पता नहीं क्यों जब तब लोहा पहने हाथ को कपाल से लगाती और दोनों कानों पर हाथ रखती थी। लगता सदा अपराध के बोझ से दबी हुई। इतने दिनों की बात, यह लड़की क्या उन्हीं की है? फिर भी इस संवाद से मजे का ही अनुभव किया। बकुल ने बोली, अच्छा अच्छा तो है। एक लड़का एक लड़की के रहने से ही विपद की आशंका है। वह तो 6 जनों के साथ पहरा देंगे या सबके सब आहार करेंगे कौन जाने। छोटी भाभी ने कहा, मैं सोचकर हैरान हूं, तुम्हारे उस घर में भी ऐसी प्रगति की बहार आ गई। वाह, काल पलटा नहीं खाएगा, युग क्या बैठा रहेगा? उनके घर को देखने से तो लगता है शायद बैठा ही हुआ है। अचानक एक बार ही बकुल ने अनमने गले से कहा, शायद ऐसा ही होता है। घर में दरवाजा खिड़की नहीं रहने से घर से कैद प्राणी कभी दीवार तोड़कर सांस लेना चाहता है, लेकिन इतनी अति? छोटी भाभी बोल उठी, छोड़ो, मेरा कुछ कहना शोभा नहीं देता। उनके इस अप्रतिभ भाव को नहीं देख पाने का भान करके बकुल बोली, जल्दी कुछ करने में अति करनी ही पड़ती है छोटी भाभी। हठात जब ख्याल आया चीची बहुत पीछे रह गई, तब मात्रा का ज्ञान नहीं रहता। शायद, कहकर शंपा की माँ ने निश्वास छोड़ा। इससे शायद उन्हें अपनी बेटी की बात ही याद आ गई। इसलिए इन्होंने ऐसा क्या बंद कर रखा था खिड़की दरवाजा कि हमारी बेटी दीवार तोड़कर निकल भागी? हमने तो जो किया उसके भले के लिए। खैर, हमने उसे नहीं समझा तो वही हमें क्यों समझे? विचित्र रूप से टूट पड़ी। इसलिए कुछ समझ ही नहीं रही शंपा की माँ। सही सलामत होती तो समझती है कि समझना नहीं चाहती।